अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है इसमें, या कोई हाउसिंग सोसाइटी है, या कहीं पे डैम की बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस एक्टिविटी का, इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके साथ साथ हम उसे सोशली भी देखते हैं, इकोलॉजिकली भी देखते हैं, और हम इसे इकोनॉमिकली भी देखते हैं। तो ये हम इसमें जो ख़ास तौर पे बात करेंगे इन्वायरमेंट के लिहाज से बात करेंगे कि इस मेगा प्रोजेक्ट का इस इन्वायरमेंट के ऊपर, विसिनिटी के ऊपर, और यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर, लोकेलिटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ये इसके बैड इम्पैक्ट भी होंगे और डेफिनेटली इसे नेगेटिव पॉजिटिव मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होंगे। तो उनको हमने किस तरह से जज करना है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो असेसमेंट की जाती है, और उस असेसमेंट में जो रिज़ल्ट आते हैं उसकी बेस पे हम उस प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं कि हमें इसको जो है वो इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना भी चाहिए, या इसमें जो है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी चाहिए। तो ये सारा जो प्रोसेस करते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बिफोर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेगा प्रोजेक्ट, इस असेसमेंट को, इस कैलकुलेशन को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। So, environmental impact assessment is a process which ensure that all the environmental matters are taken into account quite early in the project at the planning process itself. इसका जो प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं उससे पहले जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है वो टेकन इनटू अकाउंट की हैं, कंसीडर की हैं। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन नॉट ओनली द टेक्निकल and economical consideration but also the traditional aspect like impact on the local people, biodiversity के ऊपर, economics के ऊपर, ecology के ऊपर, environment के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो इन सब को जो है वो देखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हम करते क्यों हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि हम जो प्रोजेक्ट लेकर चलना है उसको डेफिनेटली, हमने अगर डैम बनाना है, हमने रोड बिल्डिंग करनी है, हमने एक सोसाइटी बनानी है, तो वो लॉन्ग टर्म हमारा एक प्रोजेक्ट होगा। तो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज हम कर सकें। इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, डेफिनेटली अगर इसमें फ्लाज होंगे, इसमें जो है वो इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो उस वजह से उस प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो कम हो जाएगी और फिर हमें उसे विदड्रॉ करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाजमी करनी चाहिए। एंड इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट डिज़ाइन। इसका पर्पज़ क्या है? इट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखें, हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी के साथ शुगर मिल मौजूद है, और अगर इसकी ही पहले से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर ली जाती है कि जब अर्बनाइजेशन होगी तो ये कॉलोनाइजेशन या ये सोसाइटीज़ इसके पास पास बनेंगी, तो डेफिनेटली इस शुगर मिल को जो है वो लॉन्ग टर्म, ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, तो इसको जो है वो वेरी फार अवे फ्राम दिस अर्बनाइजेशन, फ्राम द सोसाइटी, फ्राम द सिटी होना चाहिए था। अब ये देखिए, ये डेवलपमेंट होते हुए यहाँ तक अगर पहुँच चुकी है, अर्बनाइजेशन, हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो इस जो है वो इसकी जो है वो आपको पता है, जब ये शुगर मिल चलते तो इसकी राख उड़ती है और वो घरों में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, और ये साथ साथ रहने वाले लोगों को जो है वो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट है उनके ऊपर। इस वजह से इसको जो है वो शुगर मिल को शिफ्ट करने का जो है वो सोचा जा रहा है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसकी पहले से इस तरह से असेसमेंट कर ली जाती, तो हमें जो है, तो जो मिल ऑनर है उनको इतना बड़ा लॉस ना होता, और ये जो इसकी शिफ्टिंग का जो ये प्रोसेस ना होता। तो इस वजह से हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हमें ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इस लोकेलिटी में लॉन्च करना है या नहीं। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द, एक्चुअली द पर्पज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन का मतलब है कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इसमें जो वहाँ के लोकल पीपल है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी इस डिसीजन प्रोसेस में शामिल करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, इससे आपके जो यहाँ पे लोकेलिटी है इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कहीं पे भी जो है ना वो ऐसे फ्लाज नहीं होने चाहिए, नॉट इकोनॉमिकली नॉट सोशली और इकोलॉजिकली, कि इससे जो है वो लोगों को जो है वो उनकी लाइफ जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो। तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि आपने इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी लिखी हुई है, कम लिखी हुई है, और इसको जो एक्चुअली ज़्यादा लिखी हुई है और एक्चुअली इसके ऊपर कम कॉस्ट आ रही है, तो वो जो इस सरप्लस कॉस्ट होगी डेफिनेटली वो जो है वो बैड डेबिट में चली जाएगी, ये मतलब ये करप्शन का पार्ट बन जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए इसको। सर्टेनिटी, द प्रोसेस शुड हैव वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव, कंसिस्टेंट एंड बी कंडक्टेड विद इन द एग्रीड टाइम फ्रेम, के सर्टेन लिमिट होनी चाहिए कि हमने इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट करना है। ये नहीं कि एक डैम बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं और उससे रोड के खाड़ पछाड़ तो हमने कर दिए लेकिन वो सालों चल रहा है, तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों के ऊपर जो है वो डेफिनेटली वो जो है वो प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इस वजह से इसकी जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी होनी चाहिए, टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। इंटेग्रिटी, डिसीजन नीड टू बी बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये नहीं है कि इसमें कुछ वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ पे जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेजा तो वो जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे, जिसकी वजह से आप जो है डिसीजन ले लें। तो इस वजह से इसकी जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये नहीं है कि उसके जो हम उस पर कॉस्ट लगा रहे हैं उससे बाद में जो रेवेन्यू को जनरेट होना है, अगर ये इंडस्ट्रियल कोई प्रोजेक्ट है तो वो उससे कम हो, तो ये जो है वो नेगेटिवली नहीं जाना चाहिए, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली ये जो भी प्रोजेक्ट हो ये प्रैक्टिकली जो है वो फिजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि ये हाइपोथेटिकली है कि ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे प्रोजेक्ट हो जाएगा और इसका जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर या लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट होगा। जो भी चीज़ इसमें बात की जाए वो प्रैक्टिकली फिजिबल होनी चाहिए। द प्रोसेस शुड रिकॉग्नाइज कम्युनिटी कंसर्न, कमर्शियल रियलिटीज़, बेस्ट प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक अनसर्टेनिटीज़। ये सारी चीज़ें देखें कि साइंटिफिकली ये अनसर्टन तो नहीं है, ये प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली पॉसिबल है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसकी जो है प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी जो है वो देखनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जो डिसीजन लिया और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये देखें कि ये इसके अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो हैं इसके सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो इसके एक दूसरे को जवाब दें कि ये किस तरह से हो रहा है। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी दना धौंस से एक प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा दे और लोगों से पूछे ही ना, वहाँ के लोगों से, लोकेलिटी वाले से, कि इसका जो है वो क्या आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकर्स within the government need to be able to provide clear and detailed reason for their decision। ये नहीं कि अपने धनाध्वंस कोई करना है काम, ये जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं या उनके जो स्टेक होल्डर हैं उनको जो है वो अपने एतमाद में लेकर कोई डिसीजन करना है। सो ये सारे प्रिंसिपल होंगे, इनको फॉलो करेंगे तो ये असेसमेंट जो होगी वो फिजिबल भी होगी और ये रियलिटी बेस्ड भी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई डिज़ाइन लेकर चल रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाती है, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द पीपल एंड द फाइनेंस अवेलेबल, इस वजह से भी तो इसमें चेंज होने अगर हो सकती है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे डिसाइड की है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर लोगों की बेहतरी के लिए या इसकी प्रोजेक्ट के लिए फिर अवेलेबल फाइनेंस की वजह से अगर चेंज करनी है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर हमें कोई थ्रेट्स हैं, सीरियस इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं, तो हमें जो है वो साइंटिफिक सर्टेनिटी को बेस बनाते हुए हमें उनसे जो है वो बचना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर लेनी चाहिए। प्रोसीजर स्टेप्स हैं कि हमें ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हुए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है क्या पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो इसके जो वहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर कोई इम्पैक्ट हो सकता है इनकी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसको आइडेंटिफाई करें। एवेल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उनको एवेलुएट करें कि ये अभी ये किस लिमिट पर हैं और ये अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो फिर ये किस स्टेज पर, किस लिमिट पर होते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द इम्पैक्ट, इनको कंट्रोल जो भी बैड इम्पैक्ट होंगे इन्वायरमेंट के ऊपर उनकी मैनेजमेंट और उनको कंट्रोल करने के बारे में डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए हम कौन सी मेजर्स लेकर आ सकते हैं।
प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी, और फिर ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो उनको डिटेल रिव्यू करने के बाद, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको जो है वो प्रेजेंट भी करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करनी चाहिए इसकी। पब्लिक पार्टिसिपेशन डेफिनेटली, जो वहाँ पे लोकल पीपल है उनको भी इसमें साथ में डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे। एंड द लास्टली द जजमेंट बाय द अथॉरिटीज़, फिर ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये मिलकर जो है वो इसको जो ये स्टडी होगी इसको पे ऊपर डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है तो वो किस तरह से होनी चाहिए। इसमें जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं इन पर पहले से बात हो चुकी है थोड़ी सी, कि इसमें मेजर न्यू रोड नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट, ये सारे इसमें आ सकते हैं। बिल्डिंग पावर स्टेशन, बिल्डिंग डैम्स, क्वेयरिंग एंड लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट, या हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगे, तो इन सब के प्रोजेक्ट को जो है ना इनसे पहले इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है। EI clearance required, the total EIA clearance is required for 32 कैटेगरीज हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरीज ये हैं लाइक माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़। ये प्रीवियस से जो है वो कंसिस्टेंसी है, उससे मिलते जुलते इसमें बात की गई है कि ये मेजर तो 32 कैटेगरीज हैं, लेकिन ये सारी जो हैं वो इन कैटेगरीज में फॉल होती हैं। The EIA environmental impact assessment should identify, describe and assess the direct and indirect effect on what? On human being, on fauna and flora, on soil and water, on climate and landscape, material assets, cultural heritage, interaction between all above factor। तो इन सब चीज़ों को उसने कंसीडर करके जो है वो environmental impact assessment करनी है। इसके लिए informed decision making process, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव डिसीजन होने चाहिए, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप एक दूसरे को जवाब दें, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि इसमें शफाफियत हो। रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इम्प्रूव्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इनटू द इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेटिंग। इसकी कुछ अगर हिस्ट्री को देखें तो ये 1969 में यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, दैट इज़ अंडर द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, दैट इज़ NEPA, और फेडरल एजेंसीज हैड कंसिडर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट in any land use planning. This gave the environment the same status as the economic priorities। तो जैसे कि हम फाइनेंशियल डीलिंग्स को देखते हैं या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तो इसी तरह से इन्वायरमेंट को भी सेम स्टेटस दिया गया। विच टाइप प्रोजेक्ट गो अंडर एग्रीकल्चर, यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन, रोड फ्रेमवर्क, इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट, वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारे पास हमारे ड्रेनेज सिस्टम लॉन्च करते हैं उसको भी इसमें कंसीडर करते हैं। एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM प्रोजेक्ट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके डेफिनेटली ये एक लॉ बना है, एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है, तो इसके बॉडी के जो डायरेक्टिव्स होते हैं उन्होंने क्या करना होता है। द EIA डायरेक्टिव रिक्वायर्स प्रोजेक्ट लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय वर्च्यूज ऑफ देयर नेचर, साइज एंड लोकेशन। यानी कि इसके प्रोजेक्ट की नेचर, साइज और लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि ये इन्वायरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो इन्वायरमेंट के, इसका इन्वायरमेंट के ऊपर। एंड अंडरगो एन इन्वायरमेंटल असेसमेंट बिफोर द कंपिटेंट अथॉरिटी इन क्वेश्चन ग्रांट कंसेंट। The EIA directive defines the project as the execution of the construction work or of other installations or schemes and other interventions in the natural surrounding and landscape including those involving the extraction of mineral। तो मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है या लैंडस्केप में और नेचुरल सराउंडिंग में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन लेकर आनी है, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो उससे पहले जो है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी चाहिए। ये कैसे काम करते हैं? इट हैज़ टू अकर ड्यूरिंग द प्लानिंग, डिज़ाइन, authorization stage of any development project, and it need to be comprehensive, addressing all the potential impacts। जी ये देखें, अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कोई डैम, ब्रिज, इस तरह के कोई रिजर्वायर के लिए कुछ बना रहे हैं, बैराज बना रहे हैं, तो हमें जो है वो इस इम्पैक्ट को असेसमेंट करनी चाहिए इसकी। While it is often mainly concerned with the natural environment, the effect on the man should be considered। इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। इज़ एन EIA नीडेड एंड विच इम्पैक्ट नीड टू बी कंसिडर्ड, तो इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्कोपिंग।
एंड प्रिडिक्टिंग द स्केल ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट के जो इम्पैक्ट होगा उसका स्केल कितना होगा, मतलब वो कितनी हद तक जो है वो डेंजरस होगा, दैट इज़ प्रिडिक्शन। एंड लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट, दैट इज़ मिटिगेशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं। पहले स्क्रीनिंग की जाती है, फिर स्कूपिंग की जाती है, फिर प्रिडिक्शन की जाती है, और फिर उसको इफ़ेक्ट को लिमिट किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसलाइन डाटा होता है सबसे पहले कि इस लोकेलिटी में, इस जगह पे पहले से क्या मौजूद है। व्हाट इफेक्ट डू डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट काज, अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली हम ये इसे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, कटिंग करेंगे, यहाँ पे डिगिंग करेंगे यहाँ पे, और व्हाट लाइकली टू बी अफेक्टेड, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या इफेक्ट होगा, ये सारे जो हैं वो फॉरेस्ट जो हैं वो यहाँ ये नेचुरल ब्यूटी या लैंडस्केप है ये इफेक्ट होगा, और उसकी जगह पे यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल माइनिंग या एक्सट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फेजेज है सबसे पहले बेसलाइन डाटा की सबसे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट क्या चीज़ करती है, दिस कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, वट आर द कंडीशन लाइक नाउ, कि अभी यहाँ पे कैसे, ये देखें जैसे यहाँ पे तो इस वक्त कंडीशन लाइक नाउ, अभी यहाँ पे जब यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपने फिजिकली जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करना है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, और अगर जो वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी तो आप उनको कहाँ पे डंप करेंगे। डेफिनेटली इंडस्ट्री अगर लॉन्च करें तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगी प्रोसेस के दौरान, तो उसको हम कहाँ पे डंप करेंगे। अगर हमें इसमें कुछ चेंज फील होती है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, तो हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ चल जाना चाहिए कि हम इसको अगर डंप को यहाँ पे करने के बजाय अगर किसी और अल्टरनेट जगह पे डंप करते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल के क्या ऊपर क्या जो है वो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। व्हाट डिफरेंट अप्रोचेज एग्जिस्ट एंड वाई चूज़ दिस वन, अगर आपने एक अप्रोच चूज़ की है, आपने ये डिसाइड किया, कोई डिसीजन लिया, तो उसकी डेफिनेटली कोई रीज़न होनी चाहिए। इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास, स्कूपिंग और स्क्रीनिंग थी। कंसीडर ऑल द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वेदर गुड और बैड, डिटेल दोज इम्पैक्ट्स, दोज आर पोटेंशियली सिग्निफिकेंट एंड कम्प्रीहेंसिव, बट फोकस्ड होना चाहिए उन इम्पैक्ट्स की तरफ। और हमने इम्पैक्ट देखने हैं इकोसिस्टम पे, पीपल पे, रिसोर्सेज पे, या फिर इन सब का इंटरेक्शन देखेंगे कि ये किस तरह से इम्पैक्ट जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। इसमें टेक्निक्स हैं, सिस्टमेटिक एंड कम्प्रीहेंसिव बट आल्सो फ्लेक्सिबल इनफ टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग कंडीशन। हमें जो है उनको अपनी जो असेसमेंट की टेक्निक है उसे हम फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। बी एबल टू अरेंज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड बेस्ड ऑन द क्वान्टिटेटिव एवेल्युएशन दैट इज़ बोथ एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। इम्पैक्ट असेसमेंट टेक्निक्स, चेकलिस्ट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, हम देखें कि हमारे पास जो इम्पैक्ट्स हैं उनको इनके चेकलिस्ट बना लें। जनरल सेट ऑफ क्राइटेरिया and often designed for certain type of project and can be very thorough if designed well। ये काफ़ी डिटेल्ड होगा प्रोजेक्ट, और इसमें हम जो है वो अपनी चेकलिस्ट बनाते जाएंगे कि हम इन इंस्पेक्ट्स को कंसीडर कर चुके हैं, और ये वाले जो इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पे इनको हमने कंसीडर करना है या ये किस सिग्निफिकेंस के हैं, तो ये चेकलिस्ट बनाएंगे यहाँ के। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमने करना है। हमने पीछे पहले बात की थी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ये नहीं कि जो आप असेसमेंट प्रोसेस कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो तो इससे बहुत ज़्यादा इसे मॉनेटरी इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। दिस आउटलाइन द वैल्यू ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ईच इम्पैक्ट एंड कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड अ कॉस्ट वैल्यू टू द इकोसिस्टम। अगर आप ये समझे कि ये इकोसिस्टम के जो लॉस हो रहा है हम इसकी भी वैल्यू कर सकते हैं, इसकी भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इकोसिस्टम को जो लॉस होता है वो बियॉन्ड एनी एवेल्यूएशन होता है। ये एवेल्यूएशन टेक्निक में है डिफरेंट बेटा। अब एवेल्यूएशन टेक्निक में हमने असेस करना है कि ये जो इम्पैक्ट है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, व्हाट स्केल विल द इम्पैक्ट हैव, एक्सटेंट कि ये कितना बड़ा है, द हाउ बिग एन एरिया डज द इम्पैक्ट इफेक्ट, साइट ओनली या लोकल और रीजनल है, ड्यूरेशन कि ये कितना लंबा इम्पैक्ट रहेगा, अगर ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म होगी, हाउ लॉन्ग विल द इम्पैक्ट बी फॉर, शॉर्ट टर्म होगा या मीडियम होगा या लॉन्ग टर्म होगा, एंड यूजिंग मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन टुगेदर इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज द इम्पैक्ट फ्रॉम वेरियस स्क्रीन सिनेरियोज ऑफ मोस्ट प्रोजेक्ट्स। ये बेटा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है, यहाँ पे डिफरेंट ये फेजेस हैं। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है, साइट सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग, इनिशियल असेसमेंट,
स्कोपिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट इश्यूज, प्री फिजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी, फिर डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे और ये फिर फेज़ बी में चला जाएगा। यहाँ से हम इसकी फिजिबिलिटी दोबारा से देखेंगे, डिज़ाइन में चेंजेस लेकर आएंगे और डिज़ाइन और इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद हम अगर कोई यहाँ पे चेंजेस लेके आनी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट है तो उसको चेंज करना है और उसकी फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिज़ाइन को, और फिर हम इसको मॉनिटर या पोस्ट ऑडिटिंग करेंगे और फिर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन करेंगे कि ये डिज़ाइन हमारा ठीक है किस हद तक, या फिर हमने ये साइकिल जो वो दोबारा से रिपीट करना है। सो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।